हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं DICS की चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और रसप्रद मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आज का जो हमारा मुद्दा है, वो एक संघर्ष है, वो एक इतिहास है, वो एक फाइटिंग है। वो फाइटिंग दोनों तरफ से हो सकती है, फाइटिंग एक तरफ से भी हो सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा युद्ध है, जो पिछले करीबन आप समझ लीजिए कि 70 साल से चालू का चालू ही है। अब वो युद्ध किसका है? तो वो है इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इजराइल एंड पैलेस्टाइन हैव बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग। जब से 1948 में इजराइल का, वहां पे इजराइल की जो आज स्टेट की जगह है, वहां पे रीइंस्टेटिंग हुआ, वहां से ही वहां पे वॉर चालू हो जाता है। और इजराइल, और सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं, इजराइल एंड अरब नेशंस, वो भी लड़ते रहते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखने जाएंगे तो करीबन हमें कितने वॉर्स मिलते हैं? 7 वॉर मिलते हैं। कितने वॉर मिलते हैं? 7 वॉर मिल रहे हैं इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के बीच में। अगर हम बात करें इजराइल के अंदर होने वाली मिलिटेंसी के ऊपर, या इजराइल और हमास के बारे में, तो भी हमें बड़े 3 इंतिफादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंतिफादा। ये इंतिफादा भी बोलते हैं, इंतिफाडा भी बोलते हैं। आज वो सारी चीजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ये चीज है कि आज ये इश्यू शुरू क्यों हुआ? क्योंकि पिछले वीक हमास ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये जो ऑपरेशन जो है, वो अल अक्सा के ऊपर से, अल अक्सा जो है वो वहां की एक जेरूसलेम के अंदर आने वाली बहुत ही एक पवित्र, क्या है ये? मॉस्क है। बहुत ही पवित्र मॉस्क है ये। तो पवित्र मॉस्क के नाम से ऊपर से ये कहा है कि अब वी आर फाइटिंग फॉर एवरीथिंग, वी आर फाइटिंग फॉर आवर रिलीजन, वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन। तो उन्होंने ये चालू किया, और ये जब चालू किया तब एक साथ करीबन 5,000 जो है रॉकेट फोड़े गए। 5,000 जो रॉकेट फोड़े गए, उसके ऊपर इसराइल ने तुरंत ही एक्शन दिया। इसराइल हैज डिक्लेयर्ड द वॉर। इसराइल ने अपने आर्टिकल 40 को इन्वोक किया और वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने के साथ ही इसराइल ने अपने जितने भी रिजर्व फोर्सेस थे, उन सभी को इन्वोक किया। आज जो इसराइल का जो भी सिटीजन रहेगा, उसको ऐसा होता है कि मैंडेटरी सर्विस करनी है, तो वो मैंडेटरी सर्विस में उन्होंने 2.5 से 3 लाख, 5 लाख लोगों को वापस रिजर्व में बुला लिया कि आपको देश के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये स्टोरी वहां से शुरू होती है। स्टोरी हकीकत में शुरू कहां पे होती है? तो हकीकत में शुरू होती है हिस्ट्री से लेके। आज आप देखोगे कि इजराइल की हिस्ट्री जो है, क्या वो 1 साल पुरानी है? क्या वो 5 साल पुरानी है? नहीं, इट कैन गो बैक टू 4,000 ईयर्स। 4,000 साल पुरानी ये हिस्ट्री है। अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर ओल्ड टेस्टिमन, जो भगवान ने, द ऑलमाइटी गॉड ने अब्राहम को कहा था कि आपको जो लैंड ऑफ केनान है, कौन सी लैंड? लैंड ऑफ केनान। लैंड ऑफ केनान में आपका सेटलमेंट होगा, और ये जो सेटलमेंट होगा वो आपकी बुक के अंदर लिखा गया है। और वो जो ओल्ड टेस्टिमन है, वहां पे अब्राहम को कहा गया है कि इट विल बी द नेचुरल होम ऑफ ज्यूज। जो भी जूइश पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से उनका नेचुरल होम कहां पे होगा? द लैंड ऑफ कनान। लैंड ऑफ कनान के अंदर आपको वहां पे सिचुएटेड होना पड़ेगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2000 ईयर्स। 2000-3000 साल के बाद अब आती है 1000 BC। उसमें किंग सोल जो है, वो सबसे पहला इजराइल जैसा एक स्टेट क्रिएट करते हैं। किंग सोल क्या करते हैं? इजराइल जैसा एक स्टेट क्रिएट करेंगे। वहां पे उनका जो पोता होता है किंग सोलोमन, वो वहां पे ज्यूइश टेंपल को बिल्ड करता है। आज जहां पे अल अक्सा मॉस्क जहां पे है, वहीं पे वो एक बहुत ही बड़ा टेंपल क्रिएट करता है। वो टेंपल कैसा होगा? वो एक सिनेगॉग होगा, मतलब कि एक ज्यूइश श्रद्धा का, ज्यूइश आस्था का वो टेंपल रहेगा। अब जब ज्यूइश आस्था का ये टेंपल रहता है, उसके बाद ढेर सारे लोगों ने इजिप्ट की जो वो लैंड है उसको कॉन्कर किया है। रोमन्स भी आए, ग्रीक भी आए, पार्थिनियंस भी आए, सब आए, बट कभी ज्यूइश को एक्सपेल नहीं किया था। अब ज्यूइश एक्सपेल कब होते हैं? जब वहां पे आता है ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन तुर्क जो है, वो एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, और वहां पे इस्लाम पेनिट्रेट होना चालू हो जाता है। जब इस्लाम पेनिट्रेट होता है, तो आपको वो चीज ध्यान में होगी कि इस्लाम, क्रिश्चियंस, इस्लाम, क्रिश्चियंस एंड जूइश, ये तीनों जो है वो एक ही सिंगल रिलीजियन अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, जिसको हम कहते हैं इब्राहिमिक रिलीजियन। सारे इब्राहिमिक रिलीजन के एक
शेल्टर के अंदर या अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तीनों जो है उनका हिस्ट्री में सभी के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई चालू ही थी। आज की बात नहीं है, सालों से उनकी लड़ाई चालू है। कोई कहता है कि मेरा धर्म महान है, कोई दूसरा कहता है कि मेरा धर्म महान है। किसी कोई धर्म के लोगों ने किसी के साथ पीस इकट्ठा कर ली है तो अब कोई फाइट कर रहा है। सो इस तरह से जो डिवीजन है, डिवीजन कंटिन्यू ही रहता है। डिवीजन कंटिन्यू रहने के साथ साथ वो डिवीजन को और ज्यादा जो है वो एक जायनिज्म मूवमेंट क्रिएट होती है। जायनिज्म मूवमेंट क्या है कि दे आर थिंकिंग कि जब ऑटोमन अंपायर आया था और वहां से ज्यूस का एक्सपेल हुआ था, ज्यूस का एक्सोडस हुआ था टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। कुछ कुछ ज्यूस इंडिया आए, कुछ कुछ ज्यूस जो है वो गए कहां पे, अमेरिका गए, कुछ कुछ ज्यूस कहां गए, यूरोप गए। तो वहां पे एक मूवमेंट चालू होती है जिसका नाम है जायोनिज्म। जायोनिज्म मूवमेंट क्या कहती है? तो ये इट इज अ काइंड ऑफ एथनो नेशनलिटिक मूवमेंट फॉर द ज्यूइज्म। ज्यूइश स्टेट जो होगा वो ज्यूइश स्टेट को हमें रीइंस्टेट करना है। 19th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई। वहां पे जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, पैलेस्टाइन जहां पे आज है, वो पूरा नक्शा कैसा था? ऑटोमन अंपायर वाला था। वो नक्शा कैसा था? ऑटोमन अंपायर वाला था। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये जो ऑटोमन अंपायर जो है उसका ब्रेकिंग हुआ और वहां से ब्रिटिशर्स ने वो जगह को ले लिया। वो अब जगह किसके अंदर आ गई है? ब्रिटिशर्स के हाथ के नीचे आ गई है। ब्रिटिशर्स जो है वो कंप्लीटली उसको कंट्रोल करते हैं और जो ब्रिटिश के अंदर ऑलरेडी जो ज्यूइश लॉबी होगी या तो फिर ब्रिटिश के सेंटिमेंट जो भी ज्यूइश के लिए होंगे, उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि नाउ इट इज द राइट टाइम टू गेट बैक टू ज्यूइश, और ज्यूइश की जो लैंड है उनको वापस मिलनी चाहिए। जो 2000 साल से ज्यूइश की, जो 4000 साल से ओरिजिनल लैंड जो ज्यूइश की थी वो वापस मिलनी चाहिए। तो वहां पे ये बातचीत चलती रहती है एंड इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ आपको पता होगा कि हुआ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के अंदर काफी ज्यादा ज्यूइश को मारा गया, पकड़ पकड़ के उनको गैस चैम्बर के अंदर डाल दिया गया, उनका एसेसिनेशन हो गया। तो एक एथनिक क्लिंजिंग स्टार्ट हुआ। हिटलर का कहना ऐसा था कि जो भी जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम है इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ज्यूइश। सो ज्यूइश पीपल हैज टू गो, ज्यूइश पीपल नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। तो उनका जो इरेडिकेट करने का जो पूरा मामला चला उसको हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं। वो हॉलोकॉस्ट के सामने वर्ल्ड वॉर 2 में भी किसकी विजय हुई? ब्रिटेन वगैरह, अमेरिकन नेशंस वगैरह, उन सभी की विजय हुई। तो अब 1947 में, आफ्टर 1945 जब ये विजय हो जाते हैं तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक चीज पास होती है, रेजोल्यूशन पास होता है। और ये जो रेजोल्यूशन है इट इज फॉर व्हाट? टू डिवाइड द करंट पैलेस्टीनियन टेरिटरी इनटू टू पार्ट। वन विल बी द अरब पार्ट एंड वन विल बी द ज्यूइश पार्ट। इस तरह से ये एक ज्यूइश स्टेट और अरब स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहां पे देखिए ये यूनाइटेड नेशंस का मैप है। आपको जो येलोइश कलर दिख रहा है, येलोइश कलर जो है वो कौन सा पार्ट रहेगा? अरेबिक पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? अरेबिक पार्ट रहेगा। जो आपको ब्लू दिख रहा है वो कौन सा पार्ट रहेगा? ज्यूइश स्टेट का पार्ट रहेगा। तो इस तरह से एक टेरिटरी, दो टेरिटरी, तीन टेरिटरी दे दी किसको? अरेबिक वर्ल्ड को दे दी। अब यहां पे देखिए कि लेबनान की यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे जॉर्डन की बॉर्डर है, और यहाँ पे किसकी बॉर्डर है? इजिप्ट की बॉर्डर है। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है जिसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया वो पार्ट है, उसको कहेंगे हम जेरूसलेम सिटी। जेरूसलेम सिटी के ऊपर से कोई भी प्रकार का डिसीजन लिया नहीं गया कि कौन उसको एडमायर करेगा, कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा, क्योंकि ये ज्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने की वजह से कोई भी प्रकार का यहां पे डिसीजन लिया गया नहीं। तीनों की बॉर्डर देखिए, जॉर्डन की बॉर्डर पे भी एक अरेबिक स्टेट, इजिप्ट की बॉर्डर पे भी एक अरेबिक स्टेट, और लेबनान की बॉर्डर पे भी एक अरेबिक स्टेट। इस तरह से तीन का पार्टीशन किया गया। ये पार्टीशन के बाद ये मामला आगे बढ़ता है। पार्टीशन के बाद सीन क्या होता है कि अब कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है। पार्टीशन में हुआ ये कि जो भी ज्यूइश लोग थे वो अब कहां आ गए? जहां पे पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे। जो पैलेस्टीनियन लोग सेंचुरीज से रह रहे थे वहां पे ज्यूइश लोग वापस आए। ऑब्वियस बात है कि पैलेस्टीनियन लोगों को नहीं मजा आएगा कि हमारी लैंड क्यों हम किसी को दे दे, जस्ट बिकॉज किसी और नेशन ने ना, यहाँ पे किसी और नेशन ने पार्टीशन किया, बट किया किसने? इंग्लैंड ने करवाया। किसकी वजह से? यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की वजह से करवाया।
तो वो अगर पार्टीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द अदर नेशन, तो वो हम क्यों माने? सीधी बात है, थोड़ा कुछ यहां पे रिजनमेंट होगा, तो उनको आ रहा है अब गुस्सा। अब गुस्सा आने की वजह से सबसे पहला अरब इजरायली वॉर यहां से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? 1949 का अरब इजरायली वॉर, फर्स्ट वॉर यहां से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट वॉर जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर विक्ट्री किसकी रहती है? इजराइल जीत जाता है। कौन जीत जाता है? इजराइल जीत जाता है। और इजराइल जीतने के बाद वो जो टेरिटरी है उसका 3 पार्ट में डिवीजन होता है। एक रहेगा जूइश इजराइल और दूसरा रहेगा अरब इजराइल। अब अरब का जो पार्ट है वो पैलेस्टाइन कहा जाएगा। पैलेस्टाइन जो है उसको अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक रहेगी वेस्ट बैंक और दूसरी रहेगी गाजा स्ट्रिप। क्या रहेगी? एक रहेगी वेस्ट बैंक और दूसरी रहेगी गाजा स्ट्रिप। करंटली आपको मैप कुछ इस तरह से देखने मिलता है। यहां पे आप देखोगे तो ये आपको देखने मिल रहा है वेस्ट बैंक, जो किसके बॉर्डर पे है? जॉर्डन के बॉर्डर पे है। दूसरा यहां पे आपको छोटी सी ये एरिया दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है? गाजा स्ट्रिप। और ये जो गाजा स्ट्रिप है वो कौन अभी एडमिनिस्टर कर रहा है? हमास कर रहा है। उसके सामने जो वेस्ट बैंक है वो कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रहा है। और बाकी का जो पूरा पूरा एरिया किसके पास आ गया? इजराइल के पास आ गया। बाकी का एरिया जो है वो कौन सी टेरिटरी होगी? जूइश टेरिटरी होगी। अब इस तरह से 3 पार्ट में डिवीजन हो गया। जो आज का करंट स्टेट, करंट मैप ऑफ स्टेट है वो आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के साथ साथ वॉर्स चालू हो जाते हैं, टेरिटरी का डिवीजन चालू हो जाता है। टेरिटरी का डिवीजन चालू होने के साथ साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे फॉर्म होता है जिसका नाम है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब सबसे पहले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेगा। क्या चालू करेगा? ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चालू करेगा, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह चालू करेगा। सशस्त्र विद्रोह चालू करेगा इन द एम ऑफ लिबरेटिंग पैलेस्टाइन फ्रॉम द जूइश। आज जो आपको पहले से ही जो पहला आप याद कीजिए 1947 में क्या पोजीशन था, तो 1947 की पोजीशन तो एटलीस्ट उनको ला ही लेनी है। और उसके बाद अगर हो सके तो ज्यूज को कंप्लीटली एक्सपेल करना है और जो ओरिजिनल पैलेस्टाइन था वैसा का वैसा करना है, वो इन्होंने ठान लिया। 1964 में इनका इमरजेंस होता है और 1964 के बाद वापस से वॉर चालू हो जाता है, इजराइल अरेबिक वॉर चालू हो जाता है। वापस से क्या चालू हो जाएगा? इजराइल अरेबिक वॉर चालू हो जाएगा। अब ये जो वापस से इजराइल अरेबिक वॉर चालू हुआ ना, उसको हम क्या कहते हैं? ये हम कहेंगे थर्ड वॉर। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे थर्ड वॉर। अब ये जो थर्ड वॉर है, ये थर्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर के अंदर भी अगेन कौन विनर आ जाता है? इजराइल विनर हो जाता है। जब ये इजराइल विनर हो जाता है तो वो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और साथ साथ में पीएलओ की आर्मी जो है इन सभी को डिफीट कर देता है। क्या कर देता है? ये डिफीट कर देता है। वापस वहां पे थोड़े टाइम की शांति रहेगी। अब थोड़े टाइम की जब शांति रहती है तो उस टाइम पे काफी सारी जो जॉर्डन सीरिया की जो टेरिटरी होती ना, वो पूरी पूरी इजराइल अपने अंदर ले लेता है। इजराइल जब अपने अंदर ले लेता है फिर वो कहता है कि भाई अब बताइए, अब वॉर करने की आपको जरूरत है क्या या नहीं जरूरत है। सो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो आगे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दोनों का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर से कोई इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई इसको हॉस्टेज बना रहा है, कोई इसको हॉस्टेज बना रहा है। तो यहाँ पे वॉर जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। वॉर चलने के साथ साथ सबसे पहली बार जो हमास है, आपने नाम बहुत सुना होगा, अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। हमास ने क्या किया कि अब जो पैलेस्टाइन कर रहा है, वो पैलेस्टाइन जो कर रहा है वो बहुत ही वीक है, पैलेस्टाइन के सामने हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो वहां से स्टार्ट हो जाता है उनका एक्शन। जब ये एक्शन लेते हैं तो फर्स्ट 1987 में एक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम वो क्या कहते हैं? इंतिफाडा। क्या कहते हैं? इंतिफाडा। इंतिफाडा मतलब क्या? कि इट विल बी लॉन्ग स्ट्रगल। क्या होगी ये? लॉन्ग स्ट्रगल होगी। और वो आर्म्ड स्ट्रगल रहेगी। कैसी रहेगी? आर्म्ड स्ट्रगल रहेगी, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जूइश लोगों को मार दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजरायली लोगों, पैलेस्टीनियन लोगों को भी मार दिया जाएगा। अब ये चलता है, उसके साथ पता चला कि ये जो पीएलओ है, पीएलओ को अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है। पीएलओ को समझ में आ गया है कि अगर ऐसा वॉर चलता रहेगा तो एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे, कहीं पे हम जी नहीं पाएंगे। तो को एग्जिस्टेंस हो नहीं पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा?
को एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। अगर को एग्जिस्टेंस करना है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज हमें देखने मिलता है ओस्लो अकॉर्ड में, जिसके अंदर इजराइल प्लस पीएलओ दोनों पीस ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रूस साइन करते हैं, वॉर के अंदर कुछ पॉज को साइन करते हैं। और ये 1993-1995 के जो ओस्लो अकॉर्ड्स है उसके अंदर से पीस स्टार्ट होती है, और साथ साथ में 2000 तक ये पीस टॉक्स चलती रहती है। और वहां पे हर एक प्रकार का आज जो आपको देखने मिल रहा है वैसा स्टेटस क्यो आ गया। क्या आ गया? स्टेटस क्वो आ गया। स्टेटस क्वो आ जाना मतलब क्या? कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर अग्रेशन नहीं रखेगा, आज जो सिचुएशन है वैसे की वैसी रहेगी, एंड उसको हम टॉक्स के थ्रू सॉल्व करना ट्राई करेंगे। किसके थ्रू? टॉक्स के थ्रू सॉल्व करना ट्राई करेंगे, और फाइटिंग होगी नहीं। ये पीस चल रही थी। जब ये पीस चल रही थी उस टाइम पे ही हमास को ऐसा लगा कि जो पीएलओ अपना ओरिजिनल जो मोटिव था, मोटिव ओरिजिनल क्या था? टू इरेडिकेट इजराइल। अब ये जो ओरिजिनल मोटिव है ये तो इसने छोड़ दिया। तो अब हमास ने पकड़ लिया कि अब पीएलओ का काम हम करेंगे, पीएलओ जितना वीक है वैसा हम चलाएंगे, नहीं अब पूरा पूरा काम हमारा होगा। तो अब हमास ने अपनी प्रोमिनेंस गेन करना चालू कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया कि अब पीएलओ का भी थोड़ा थोड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। पीएलओ ने मेन जो है ना वो दो कंसेंसस किए थे। क्या किए? दो कॉम्प्रोमाइजेस किए। एक, इजराइल को कोएग्जिस्टेंस के लिए कंसीडर किया, मतलब कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को उसने एक्सेप्ट किया। और दूसरा, जो आर्म्ड रेवोल्यूशन था, आर्म्ड रेवोल्यूशन को छोड़ दिया और अब वो गवर्नेंस में आ गया। तो हमास का कहना ऐसा था कि वो जो जिहाद के लिए फाइट कर रहा है, अब वो जिहाद के लिए पीएलओ फाइट नहीं कर रहा, पीएलओ अब क्या हो गया? एक पॉलिटिकल बॉडी हो गया है। तो किसी को तो जिहाद कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और वो जिहाद कंटिन्यू रखने के लिए हमास ने अपना काम कंटिन्यू आगे चलाया। हमास बिकेम द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस, और हमास को पॉलिटिशियंस का भी इतना सपोर्ट बना, एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट मिलिटेंट ग्रुप एज वेल। अब ये मिलिटेंट ग्रुप है वो धीरे 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 पॉलिटिक्स भी करना चालू कर देता है, पॉलिटिक्स भी करना चालू कर देता है। और उसके बाद आता है सेकेंड इंतिफाड़ा। सेकेंड इंतिफाड़ा जो है वो 2005 में खत्म होता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इजरायली जो है वो मर जाते हैं, इतने सैनिक मर जाते हैं, इतने सिटीजन मर जाते हैं। इसलिए इजराइल डिसाइडेड कि जो गाजा स्ट्रिप के अंदर कुछ भी उनके जितने भी सिटीजन रह रहे हैं, 1 लाख सिटीजन है या 10,000 सिटीजन है, सभी को वहां से हम उठा लेंगे एंड वी विल गो बैक। वो यहां से गाजा स्ट्रिप से रिसीड कर रहे हैं, और गाजा स्ट्रिप में अब वन मैन शो हो गया। किसका वन मैन शो हो गया? हमास का वन मैन शो हो गया। हमास उसके बाद 2005 में अकेला वहां पे ग्रुप रह जाता है, पीएलओ का भी इतना प्रोमिनेंस नहीं है, और इजराइल भी वहां से निकल गया है। और उसके बाद आती है 2016 में इलेक्शन। 2006 में जो इलेक्शन आता है उसके अंदर हमास स्विप कर लेता है पूरा पूरा इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत जाता है, और नियरली आज जो हमास है 20 लाख पैलेस्टीनियन को गवर्न कर रहा है। कितने लोगों को? 20 लाख पैलेस्टीनियन को गवर्न कर रहा है। बट ये जो हमास है उसको हर एक लोग ऑफिशियल पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने उसको क्या डिक्लेयर करके रखा है? टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करके रखा है। यूरोपियन यूनियन ने भी, साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम ने भी, और ढेर सारी भारत जैसी कंट्री ने भी उन्होंने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा है। जो सारी कंट्री है वो किसको मानती है? पीएलओ को रिप्रेजेंटेटिव मानती है। अगर हम इंडिया के बारे में भी बात करें तो इंडिया अल्सो फॉलो द डी हाइफनेशन पॉलिसी। मतलब क्या? कि दोनों स्टेट को को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। पैलेस्टाइन को भी अपना राइट टू डिफेंड है, इजराइल को भी राइट टू डिफेंड है, और नोबडी हैज राइट टू किल एनी इनोसेंट सिटीजन। नोबडी एवर हैज अ राइट टू किल एनी सिटीजन। वो क्लियरली पता होना चाहिए। सो अब हमास बन गया। हमास बनने के बाद हमास ने क्या करना चालू कर दिया कि अब तो हम कुछ ना कुछ बदला लेके ही रहेंगे। आज जो आपको देखने मिल रहा है उसके अंदर मेजरली किसका रोल आता है? अमेरिका का रोल आता है, यूरोपियन यूनियन का रोल आता है, और साथ साथ में इंडिया जो अब उभर रहा है उसका भी रोल आ रहा है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने ऑलवेज क्या फॉलो किया है? डी हाइफनेशन फॉलो किया। क्या फॉलो किया? डी हाइफनेशन फॉलो किया है। मतलब कि इजराइल जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा और पैलेस्टाइन जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। और फिलहाल इजराइल के अंदर जितने हमारे इंडियन लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। इस साल का ये दूसरा ऑपरेशन है। पहले उसके पहले हमने सूडान से लोगों को लाया था, तो वो हमारा पहला ऑपरेशन था, और ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अजय।
यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस बाय इंडियाज, ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंडिया के ऑपरेशंस सारे लिखे गए हैं। 1990 से स्टार्ट होता है फेमस हमारा एयरलिफ्ट, जहां पे इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद फिर चालू होता है ऑपरेशन सुकून, जो लेबनान से हमने उठाए थे लोगों को। फिर सेफ होम कमिंग लीबिया, ऑपरेशन मैत्री 2015 का इन फेमस नेपाल अर्थक्वेक, ऑपरेशन राहत दैट हैपेंड इन यमन, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड 19 के टाइम पे हम सारे लोगों को इवैक्यूएट करके भारत में वापस ले आए थे। उसके साथ साथ वंदे भारत भी कोविड 19 के टाइम पे एसोसिएटेड है। ऑपरेशन गंगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए थे, दूसरी फैमिली वहां से फंसी हुई थी, उनको हम इवैक्यूएट करके ले आए। ऑपरेशन दोस्त, जो अभी टर्की और सीरिया में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हुआ, वहां पे हमने राहत भेजी, वहां पे लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। एंड ये जो है वो फिर अब लेटेस्ट कौन सा आ जाएगा आपका, ऑपरेशन अजय। उसके पहले अभी सूडान में हमने किया ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी के बाद अब लेटेस्ट कौन सा आ गया, ऑपरेशन अजय। अब देखिए, जब भी कोई भी एक इंसान जो भारतीय है, भारतीय सिटीजन है, और देश के कोई भी कोने, विश्व के कोई भी कोने में वो अटक जाता है, तो वहां पे हमारे जयशंकर साहब पहुंच जाते हैं। तो जयशंकर साहब आज हनुमान की तरह है कि कहीं से भी जाएंगे, कोई भी ब्रिज बनाएंगे, कोई भी रास्ता ढूंढेंगे और वहां से उठा के ले आएंगे, इंफॉर्मेशन ले आएंगे। एंड इंडिया राइट नाउ दे आर राइटली कॉल्ड विश्वगुरु, क्योंकि इंडिया ने इजराइल के साथ भी बात करी है, पैलेस्टाइन के साथ भी बात करी है, इसके पहले देखेंगे तो रशिया के साथ भी बात करी और यूक्रेन के साथ भी बात करी। सो अवर डीहाइफिनेशन पॉलिसी इज वर्किंग रियली वेल। हम कोई एक तबक्के पे सीधे कूद नहीं जाते, हम बैंड वैगनिंग नहीं करते। हमारा स्टैंड कैसा होता है, क्लियर रहता है। हमारा स्टैंड एक पर्टिकुलर हमारे आइडियल्स, पर्टिकुलर हमारे नॉर्म्स, पर्टिकुलर हमारी हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रहते हैं, हमारे नैतिक मुद्दों पे रहते हैं। हम सेल्फ इंटरेस्ट को इतना ज्यादा आगे पुश नहीं करते। ऑब्वियस बात है, सेल्फ इंटरेस्ट को तो हर एक नेशन पुश करेगा, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ अनदर नेशंस इंटरेस्ट। कोई एक इनोसेंट लाइफ जा कैसे सकती है, वो भारत का सबसे पहला प्रश्न रहता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आशा रखते हैं कि आपके जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। हम नया सा नया अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।